कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्या है फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर। बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। ठीक, एक आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा और ये आपको हेल्प करेगा इसके रिगार्डिंग। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता रहेगा और ये स्कूल लेवल पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए भी हेल्प करेगा। ठीक, चलिए, फोर्स क्या होता है। देखिए, फोर्स का जो मतलब होता है ना कि किसी चीज़ को आप धकेल रहे हो, किसी चीज़ को खींच रहे हो, ये फोर्स है। और ये हम लोग अब डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। सिंपल, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फोर्स, तो कैसे, तो पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी चीज़ को पुश करना और किसी चीज़ को पुल करना ही फोर्स है। अब फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है और इसका डायरेक्शन होता है। मतलब आप एक डायरेक्शन में ही फोर्स को लगाते हो। ठीक, जिधर आपको धकेलना है, जिधर से आपको खींचना है। ठीक, एग्जाम्पल, ओपनिंग अ डोर। आप दरवाज़ा खींचते हो तो अब उठा रहे हो ना किसी चीज़ को, मतलब से पुश कर रहे हो। लिफ्टिंग ए बकेट और बैग, किसी बैग को उठाना या बकेट को उठाना है तो पुल कर रहे हो। किकिंग फुटबॉल और थ्रोइंग ए स्टोन, जितना फोर्स लगाते हो ना, आप किसी फुटबॉल को किक मारने के लिए बहुत तेज से अपने पाँव से मारते हो तो ये फोर्स लगा रहे हो उसमें। जितना फोर्स लगाते हो और फुटबॉल उतना ही दूर जाता है। ठीक, ये था फोर्स के बारे में कुछ। अब आता है व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स को अप्लाइड करते हैं तो क्या चेंज आता है। पहला, ए फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। ठीक, एक फोर्स का काम ये होता है। जैसे फुटबॉल रेस्ट पे है, आप उसको मूव कर सकते हो, क्या है, किक करके। दूसरा, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। आप फोर्स से हम किसी बॉडी के मोशन की जो स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाई स्पीड। और स्टेट ऑफ मोशन किसी ऑब्जेक्ट का किससे डिस्क्राइब करते हैं, उसके स्पीड से और उसके डायरेक्शन से। ठीक, अब जैसे कोई बैट्समैन है, किसी बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने उसको इतनी तेजी से मारा। ठीक, तो उसका क्या है कि स्पीड बढ़ गई और जिस डायरेक्शन में उसको मारेगा उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। तो ये बैट्समैन का फोर्स लगा है उस पर, उस बॉल को हिट करने के लिए फोर्स लगा है। ठीक, और थर्ड इसमें है, फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी कभी हम लोग जब ज़्यादा ताकत लगाते हैं तो शेप एंड साइज भी चेंज हो जाता है। जैसे बैलून है, हवा भरी, दबा रहे हो, कम से कम बहुत तेज़ से दबा रहे हो, क्या होगा, फट जाएगा, शेप चेंज हो गया उसका। वैसे ही रबर बैंड होती है, उसको आप खींच रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हो, एक टाइम क्या होगा, वो टूट जाएगी या नहीं टूटेगी तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। जो भी छोटा था रबर बैंड वो बड़ी सी उसकी साइज हो जाएगी। ठीक, या स्प्रिंग, कभी हम लोग स्प्रिंग को साथ खेलते हैं, उसको बार बार खींचते रहते हैं, बार बार खींचते रहते हैं, तो उसका क्या जो शेप होता है चेंज हो जाता है। पहले स्प्रिंग छोटी थी, जैसे क्या कहते हैं, पहले स्प्रिंग ऐसे थी, खींच खींच को आपने इसको ऐसे बना दिया। ठीक, ये भी फोर्स का ही कमाल है और कोई नहीं। अब आता है टाइप्स ऑफ फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स, दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आते हैं। ठीक, तो वहाँ पे जो फोर्स लगता है, जैसे बैग को उठाना, फुटबॉल को किक करना, ये सब कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसी में ही अंदर आता है कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन होता है ये कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही होता है, तो इसलिए वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट फोर्स ही लगता है एक तरीके से। अब पहला आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। अब कहोगे फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। ये फ्लूइड फ्रिक्शन वो होता है जो एयर में होता है। ठीक, या किसी लिक्विड के साथ होता है। तो एयर इज वेरी लाइट एंड थिन बट इट स्टिल एग्जर्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। एयर बहुत हल्का होता है और हमको दिखता भी नहीं है, बट ये किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे अपना फोर्स लगाता है। Water and other liquid also exert force of friction when object move through them। और जो वाटर और जो लिक्विड होता है ये भी एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है किसी ऑब्जेक्ट को जो मूव करता है। ठीक, द कॉमन नेम फॉर गैसेस एंड लिक्विड इज फ्लूइड। ज़्यादातर आपको पता है गैसेस में आ गया, एयर की बात करते हैं, और लिक्विड कोई फ्लूइड हो सकता है। ठीक, अब द फ्रिक्शनल फोर्स विच रेसिस्ट द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। अब जो फ्लूइड में जो मूवमेंट होता है, जो रेसिस्ट कर रहा है, उसको ड्रैग कहते हैं, मतलब खींचना। जैसे सामने से हवा चल रही है, ठीक, और आप कुछ खींच रहे हो उसके ऑपोजिट, तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़े उसको खींचने के लिए, क्योंकि जो एयर है वो आपको पुश कर रहा है। तो द ड्रैग डिपेंड ऑन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, और ड्रैग उसके और शेप अपना ऑब्जेक्ट की शेप पे डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट गोल होगा तो आराम से कर सकते हो,
अगर ऑब्जेक्ट ऐसे चौकोर होगा तो उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक, तो अब आता है ड्रैग कैन बी रिड्यूस बाय गिविंग स्पेशल शेप टू व्हीकल्स। इस ड्रैग को जो हम खींचते हैं इसको हम कम कर सकते हैं अगर हम व्हीकल्स को एक स्पेशल शेप दे दें, जैसे स्ट्रीम लाइनिंग दैम। ए स्ट्रीमलाइन बॉडी रिड्यूस ड्रैग इनेबलिंग द ऑब्जेक्ट टू पास थ्रू इजिली। जैसे इनकी स्ट्रीमलाइन होती है, आगे चोंच टाइप के जैसे होते हैं, जैसे बर्ड हो गया। ठीक, कार को भी आगे से इसी तरह बनाया जाता है कि एयर उससे पास आउट हो जाए और कार आराम से चले। एरोप्लेन हो गया, रॉकेट हो गया, ठीक, सबमरीन, बोट, सब ये सब क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है। इससे क्या होता है, जो एयर का रेजिस्टेंस, जो आगे जो एयर उनको पुश करता है, रुकावट पैदा करता है, वो रुकावट पैदा नहीं होगी और आराम से जो कार हो गया, एरोप्लेन हो गया, आराम से ट्रैवल करेगा। नहीं, अगर देखो कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे ये है, अगर इसको आगे ऐसे नहीं बनाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ से जो एयर आएगी ना, अगर ये ऐसे रहेगा तो एयर इसको इतने पे एयर आएगी और इसको क्या, एयर इसको रोकेगा, ठीक, इस पर दबाव लगाएगा तो ज़्यादा फ्यूल भी लगेगा आपको फिर इसको क्रॉस करने के लिए। जब इस टाइप का रहेगा तो एयर इससे ऐसे कट के निकल जाएगी, तो क्या होगा कि एरोप्लेन आराम से उड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। वैसे ही जब लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में जो शिप बोट सबमरीन होते हैं आर ब्रॉड इन द मिडल एंड नैरो इन द फ्रंट। इसमें भी क्या होता है, आगे से ऐसा होता है और बीच में चौड़ा हो जाता है, फिर पीछे आके फिर ऐसा हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो लिक्विड है, जो वाटर है, उसको वो आराम से ट्रैवल कर सके, उसमें उसको ज़्यादा अपना फोर्स ना लगाना पड़े, ज़्यादा उसका फ्यूल का कंजप्शन ना हो। ठीक, तो ये सब फ्लूइड फ्रिक्शन में है। फ्लूइड फ्रिक्शन कहाँ होता है, जैसे अगर यहाँ पे देखो तेल गिरा है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखेगा, वो आराम से स्लिप कर जाएगा। ठीक, आराम से स्लिप कर जाएगा। बट अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा है तो वो सिर्फ स्लिप करेगा, करे और कम करेगा ना। तो डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है और किस लिक्विड में है। अब जैसे इसका एडवांटेज क्या है, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू वॉक विदाउट फ्रिक्शन। It is because of friction between our feet or shoes and the ground that we are able to walk by pushing our feet against the ground। कहने का मतलब ये है कि बिना फ्रिक्शन के हम लोग चल नहीं सकते हैं। ठीक, हमारा जो शूज़ होता है, ठीक, हमारा जो शूज़ होता है और जो रोड होता है, इसके बीच फ्रिक्शन हो तभी हम लोग आराम से चल पाते हैं। अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस और वेरी स्मूथली एंड पॉलिश फ्लोर्स बिकॉज द फ्रिक्शन ऑन दिस सरफेस इज वेरी लिटल। अब जहाँ टाइल्स लगे होते हैं, ठीक, यहाँ जहाँ पे बर्फ़ होता है, ठीक, या कोई तेल वेल गिर गया, इससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक, जो स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं, मतलब अगर स्मूथ की फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आपको मतलब चलने में थोड़ा दिक्कत होगा। आप बर्फ़ के ऊपर नहीं चल सकते कि वो स्किड करेगा। वैसे स्मूथ सरफेस टाइल्स के ऊपर भी आप आपको आराम चलना पड़ता है कि मान लो अगर उस पर कुछ भी गिर गया तो आप स्लिप कर सकते हो। कार एंड बस आर एबल टू मूव ऑन द रोड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और जो कार और बस रोड पर चलते हैं फ्रिक्शन के कारण ही चलते हैं। ठीक, बिटवीन द टायर एंड सरफेस ऑफ रोड, क्यों, जो पहिए होते हैं, ठीक, और जो रोड होती है इसके बीच में फ्रिक्शन होता है जिस कारण गाड़ी आराम से चलती है। अगर इसके बीच में फ्रिक्शन ना हो, अब ये देखो, अगर टायर की जगह से आप रिम पे गाड़ी चलाओ तो वो रोड पे चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, उसका फ्रिक्शन मतलब बहुत कम हो जाए, उसको डिफिकल्ट हो चलने पे। इसी की जगह जो ट्रेन वाली जो पटरियाँ होती हैं उस पर चलता है, क्योंकि उसको इस तरह से बनाया जाता है कि उसका फ्रिक्शन आराम से उसको मिल जाता है ट्रेन के पहियों को, तो वो चल पाती है। बट आप टायर वाले को, जो टायर वाले गाड़ियाँ हैं, अगर उसको पटरी पे चलाओगे तो नहीं चल पाएगी, क्योंकि वहाँ वो स्मूथ सरफेस होता है और टायर के साथ उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो वहाँ पे उसको चलने में दिक्कत, वो स्किड कर सकता है। बट अगर टायर निकाल दो, उसके से रिम पर चलाओ तो रिम पर चल सकता है वो। ठीक, रिम पे उसको दिक्कत नहीं करेगा। ये देखो उसका एडवांटेज। अब बता डिसएडवांटेज देख, किसी का अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होता है। फ्रिक्शन कॉज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन से क्या होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। भाई अगर तो सीधी सी बात है, अगर फ्रिक्शन हो ज़्यादा होगा तो हमको ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी किसी चीज़ को। जैसे द सोल ऑफ योर शूज़ वेयर आउट इन फ्यू मंथ ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हमारे जूते तो घिस जाते हैं कुछ महीने में, बट आपको पता नहीं चलता है। बट हमारा जो जूता होता है, ठीक,
ऐसा कुछ होता है नीचे सोल, ऐसा ही होता है ना। ये कुछ टाइम का देखते हो कि क्या हो जाता है, ये वाला पोर्शन यहाँ से कट जाता है, ठीक। कौन सा पोर्शन, ये वाला, ये वाला पोर्शन क्या होता है, कट जाता है, ठीक। आगे से ये घिस जाता है, तो ये फ्रिक्शन के कारण ही होता है। फ्रिक्शन जनरेट हीट, समटाइम दिस कैन बी हार्मफुल, कभी कभी होता है कि फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट जनरेट होता है, ठीक। अब जैसे कोई गाड़ी कंटिन्यू चल रही है, अब जो कंटिन्यू चलेगी तो रोड से उसका फ्रिक्शन हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, उससे कभी कभी पहियों में आग लग जाती है, ठीक, हीट के कारण। अगर आपने रेसिंग देखी होगी कभी, तो रेसिंग में क्या होता है, कभी कभी रेसिंग है वो लोग इतना तेज़ गाड़ी चलाते हैं, उनके पहियों में फ्रिक्शन से आग लग जाती है। इसलिए कुछ टाइम, एक पर्टिकुलर किलोमीटर के बाद उनके टायर चेंज किए जाते हैं, क्योंकि उतने ज़्यादा वो गर्म हो जाते हैं, अगर नहीं चेंज करेंगे तो उनमें आग लग सकती है और आग के बाद कुछ भी हो सकता है, इसलिए। और ये भी एक चीज़ है कि अगर, इसलिए जब हम भी गाड़ी चलाते हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस का हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी को थोड़ा रेस्ट देते हैं, जिससे हमारा इंजन थोड़ा रिलैक्स हो जाए, और पहियों में जो फ्रिक्शन जो है वो जितना हीट, देखिए सीधी सी बात है, अगर कुछ रगड़ खाएगी तो उसमें हीट जनरेट होगा, ठीक, उसको भी थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, ठीक। नहीं तो कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप गाड़ी नहीं रोकोगे तो चल नहीं सकते, बट चल सकते हैं, बट इससे आपको दिक्कत हो सकती है ना, नुकसान हो सकता है, कुछ भी, कोई भी घटना घट सकती है। अब दूसरा मैंने बताया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो मैंने बता दिया, उसके अंदर फ्रिक्शन आ गया, आता नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल थिंग्स फॉल डाउनवर्ड ऑन अर्थ, द अर्थ पुल एवरीथिंग टुवार्ड्स इट विद ए फोर्स नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कोई भी चीज़ जो ऊपर से नीचे गिरती है, अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। अगर आप कभी बॉल भी ऊपर फेंकोगे, कोई बॉल को अगर आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, ठीक। ये भी एक तरह का फोर्स है, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट जो आयरन, जो लोहे के समान होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक, ये एक मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट सर्टेन मेटल ऑब्जेक्ट लाइक आयरन एंड आयरन फिलिंग्स towards a magnet. This is because the comb is charged because of rubbing of your hair. ये यहाँ का नहीं है, ठीक, ये चीज़ यहाँ का नहीं, यहीं तक है, ये अलग चीज़ है, ठीक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में आया, ठीक। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जहाँ पे जो मैग्नेट्स होते हैं उनमें कुछ चार्ज होता है, ठीक। आपको पता है मैग्नेट, अगर मैग्नेट बना दूँ मैं, मैग्नेट, इसमें एक तरफ नॉर्थ होता है और एक तरफ साउथ होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत सारे कील पड़ी हैं, ठीक। ये क्या कि इसको अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इससे चिपक जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स। क्यों, मैग्नेट के अंदर फोर्स है तभी तो साइड में खींच पा रहा है अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर पा रहा है ना। अगर इसकी जगह छोटा सा चुंबक ले लोगे और यहीं पे आपने की रख दिया, तो क्या ये इसको खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। तो मैग्नेट भी उतनी उसमें टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो किसी चीज़ को खींच पाए। हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, the force exerted by a charged body on another charged body or uncharged body by virtue of its charge is इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल की बात करती है, किसकी बात की जाती है, चार्ज पार्टिकल की, ठीक। जहाँ जहाँ पे चार्ज पार्टिकल की बात की जाएगी वहाँ पे, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, स्कूल में बताया होगा, जो हमारी स्केल होती है ना, स्केल, ठीक, इसको थोड़ा रब करो, ठीक, खूब रब करो, इसको क्या करो, रब करो, इसका ये चार्ज हो जाएगा ना, इसको आप अपने क्या कहते हैं, नहीं, कहाँ पे रब करना, सर पे खूब रब करो, ठीक, स्केल को रब कर दो, उसका आप किसी कागज़ का लेके जाना, कागज़ में चमक जाएगा। देखो, पीस ऑफ पेपर गेटिंग अटैच अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ प्लास्टिक रब्ड इन वूल, हेयर और फर। आप किसी भी प्लास्टिक को अगर आप वूल से, बाल से और फर से अगर उसको रब करते हो तो उसमें चार्ज जनरेट हो जाता है, तो उससे जो भी पीस ऑफ पेपर होगा वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। दूसरा, बैलून गेट स्टिक टू वॉल ऑन रबिंग विथ ड्राई हेयर। जो सूखे बाल से अगर आप बैलून को रगड़ दोगे, थोड़ा सा हल्का रगड़ के दीवार पे चिपकाओ, चिपक जाएगा, तो ये चार्ज जनरेट होता है, जो उसमें चार्ज जनरेट हो तो चिपक जाएगा। इसका बाद फोर्स का आपसे यूनिट पूछता है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक। और प्रेशर, एक तरह का प्रेशर भी फोर्स ही होता है। इसमें क्या होता है, बस किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे जो चीज़ हम लगाते हैं, ठीक, उस पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स लगा रहे हैं वही प्रेशर है। व्हेन ए फोर्स when a force of F Newton is applied perpendicular to a surface area A, then the pressure exerted on surface by force is equal। मतलब प्रेशर का मतलब क्या, फोर्स अपॉन एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो आप फोर्स लगाते हो उसी को प्रेशर कहा जाता है, ठीक।
किसी पर्टिकुलर एरिया में जो फोर्स लगाते हैं उसी को प्रेशर कहा जाता है। अब इसका यूनिट क्या है? पास्कल। प्रेशर का यूनिट पास्कल है। ठीक, यूनिट आपसे इतने पूछे ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल, और प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया पे जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, और फोर्स परपेंडिकुलर उस पर लगाते हैं। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। When a force of F Newton is applied perpendicular to a surface area A, then the pressure exerted on the surface by force is equal to the ratio of F to A। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर आप परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगाएंगे तो वहाँ पे क्या प्रेशर जनरेट होगा। ओके, ये थे कुछ टॉपिक बेसिक, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर भी हुई होंगी। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।